Dear viewers, you are warmly welcome in this lecture. Kindly subscribe this channel and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video from Biology Guardian. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Assalamu alaikum dear students, welcome in lecture number 7 of chapter 2 of NBF Biology 11, and today we are going to discuss oligosaccharides such as sucrose, maltose and lactose. पिछले लेक्चर में हमने कार्बोहाइड्रेट्स के सिलसिले में मोनोसेक्राइड्स को कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद आज के लेक्चर के अंदर हमने ओलिगोसेक्राइड्स के टॉपिक्स को कवर करना है। आज के हमारे लेक्चर के जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होंगे, जिन टॉपिक्स को हमने आज खास तौर पर कवर करना, उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ ओलिगोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स को नंबर ऑफ सेक्राइड यूनिट की बेसिस के ऊपर क्लासिफाई किया जाता है इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड, टेट्रासेक्राइड एंड अप टू डेकासेक्राइड। और इन सब में से जो मोस्ट कॉमन टाइप के ओलिगोसेक्राइड्स हैं जिन्हें डाइसेक्राइड्स कहा जाता है, तो हम फर्दर आज के लेक्चर में इन डाइसेक्राइड्स का केमिकल स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे और जो कॉमन डाइसेक्राइड लिविंग बॉडीज के अंदर पाए जाते हैं उनकी फॉर्मेशन और उनका ब्रेकडाउन ऑब्जर्व करेंगे। मसलन सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, ये तीन इंपॉर्टेंट डाइसेक्राइड्स हैं, तो इनकी कंडेंसेशन और इनकी हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस को ऑब्जर्व करेंगे और इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज को आज के लेक्चर में कवर किया जाएगा। तो आइए लेक्चर का बाकायदा आगाज करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने मोनोसेक्राइड का टॉपिक कंप्लीट कर लिया था जी। उसके बाद देखते हैं कि ओलिगोसेक्राइड जो कार्बोहाइड्रेट्स का दूसरा ग्रुप है, ओलिगोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड की कुछ प्रॉपर्टीज हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, और मैंने आपसे शेयर किया था कि फ्यू की कोई रेंज होनी चाहिए, और वो फ्यू की रेंज यहाँ पर ओलिगोसेक्राइड के केस में 2 से 10 तक है। यानी अगर कोई कार्बोहाइड्रेट एटलीस्ट 2 सेक्राइड यूनिट या मैक्सिमम 10 सेक्राइड यूनिट का बना हुआ है तो आप उसको ओलिगोसेक्राइड कह सकते हैं। तो ओलिगोसेक्राइड्स को फर्दर क्लासिफाई किया जा सकता है बेस्ड अपॉन नंबर ऑफ सेक्राइड यूनिट। ओलिगोसेक्राइड्स को फर्दर क्लासिफाई किया जा सकता है इनटू डाइसेक्राइड्स, ट्राइसेक्राइड्स, tetrasaccharide, pentasaccharide and up to decasaccharide are different forms of oligosaccharides। लेकिन इन तमाम फॉर्म्स में जो मोस्ट कॉमन टाइप है ओलिगोसेक्राइड की, वो दरअसल डाइसेक्राइड है। डाइसेक्राइड आर द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ ओलिगोसेक्राइड। ठीक है जी। तो इस तरह से डाइसेक्राइड की हमने फर्दर कुछ टाइप्स को भी यहां पर कवर करना है। मिसाल के तौर पर डाइसेक्राइड्स में 3 डाइसेक्राइड्स बहुत फेमस हैं और लिविंग बॉडीज के अंदर ये कॉमनली प्रेजेंट होते हैं। उनमें से एक डाइसेक्राइड कहलाता है सुक्रोज, दूसरे डाइसेक्राइड का नाम है माल्टोज और तीसरे डाइसेक्राइड का नाम है लैक्टोज। अब ये देखिए कि इन डाइसेक्राइड की फॉर्मेशन यहां पे शो की गई है। Sucrose is formed by the condensation between alpha glucose and beta fructose। देखिए अल्फा ग्लूकोज की पहचान क्या होगी कि इसके एनोमेरिक कार्बन पर OH डाउनवर्ड होगा, और बीटा फ्रक्टोज की पहचान क्या होगी कि इसके एनोमेरिक कार्बन पर OH अपवर्ड होगा। बीटा फ्रक्टोज में एनोमेरिक कार्बन सेकंड कार्बन है और जबकि अल्फा ग्लूकोज का एनोमेरिक कार्बन फर्स्ट कार्बन है। तो इस तरह से ये अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज आपस में रिएक्ट करेंगे। दिस रिएक्शन इज कंडेंसेशन टाइप ऑफ रिएक्शन, और इस रिएक्शन में इस कार्बन 1 का OH ग्रुप कार्बन 2 के OH ग्रुप के साथ इंटरेक्ट करता है। तो कार्बन 1 के OH ग्रुप में से कार्बन 1 का कंप्लीट OH ग्रुप और कार्बन 2 के OH ग्रुप में से सिर्फ हाइड्रोजन निकलकर वाटर बना लेगा, जबकि ग्लूकोज के कार्बन 1 और फ्रक्टोज के कार्बन 2 के दरमियान ये ऑक्सीजन एक लिंक फॉर्म कर लेगा। दिस लिंक इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, या इसको ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड भी कहा जाता है। सिंस दिस बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन कार्बन 1 ऑफ ग्लूकोज एंड कार्बन 2 ऑफ fructose, therefore this
glycosidic bond is called 1,2 glycosidic bond. And why this glycosidic linkage या glycosidic bond is called alpha linkage, alpha 1,2 glycosidic linkage इसे क्यों कहा जाता है? वो इस वजह से कि इस कंडेंसेशन के दौरान जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट हमेशा ये लेफ्ट साइड का जो यूनिट है इसे फर्स्ट यूनिट कहा जाता है। तो चूंकि फर्स्ट यूनिट एक अल्फा टाइप का यूनिट था, इस वजह से जो लिंकेज बनेगी यहाँ पर वो भी अल्फा लिंकेज कहलाएगी। और अगर ये फर्स्ट यूनिट बीटा यूनिट हो तो लिंकेज का नाम फिर बीटा लिंकेज कहलाता है। तो बहरहाल आप याद रखिए कि सुक्रोज के अंदर अल्फा 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के जरिए जब ये अल्फा ग्लूकोज बीटा फ्रक्टोज के साथ कंडेंस हो जाए तो ये जो प्रोडक्ट अब बनी है, दिस प्रोडक्ट इज नोन एज सुक्रोज। सुक्रोज दरअसल ये केन शुगर भी कहलाती है, आमतौर पर इसे केन शुगर कहा जाता है। और ये केन शुगर केन के अंदर बहुत वाफिर मिकदार में मौजूद है। इसके अलावा आपको शुगर बीट में भी ये मिलेगी और टू सम एक्सटेंट बाकी प्लांट्स के अंदर भी स्टोर्ड फॉर्म में मिल सकती है। लेकिन सुक्रोज बुनियादी तौर पर एक ट्रांसपोर्ट कार्बोहाइड्रेट है। सुक्रोज की फॉर्म में प्लांट का फूड ट्रेवल करता है। देखिए, प्लांट का फूड जब बनता है तो वो ग्लूकोज की फॉर्म में बनता है, और जब फूड ने स्टोर होना होता है तो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। लेकिन दरमियान में जब फूड का ट्रेवल होगा तो उस ट्रेवलिंग के दौरान ये सुक्रोज की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस वजह से सुक्रोज को ट्रांसपोर्ट कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। सवाल ये पैदा होता है कि ये सुक्रोज की फॉर्म में ही ट्रांसपोर्ट क्यों होती है? उसकी वजह यह है कि सुक्रोज एक तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर का मतलब है कि ये किसी मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट नहीं करती, यानी ये उसको रिड्यूस नहीं करती। कुछ दूसरी जो शुगर्स हैं वो रिड्यूसिंग शुगर्स कहलाती हैं, वो दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट कर सकती है और उनको रिड्यूस करने की वो सलाहियत रखती हैं। लेकिन सुक्रोज के अंदर चूंकि ये सलाहियत नहीं है, ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, लिहाजा ट्रांसपोर्ट के दौरान ये किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इंटरफेयर नहीं करती। और दूसरा, सुक्रोज इज हाईली वाटर सॉल्युबल कंपाउंड, ये क्विकली डिसॉल्व हो जाता है वाटर के अंदर। तो इस तरह से सुक्रोज की फॉर्म में फूड का ट्रेवल मुमकिन हो जाता है। अब आप कहेंगे कि ये चूंकि एक डाइसेक्राइड शुगर है तो डाइसेक्राइड के मुकाबले में मोनोसेक्राइड्स तो ज्यादा सॉल्युबल होते हैं, तो फिर ये ग्लूकोज की फॉर्म में ही ट्रैवलिंग क्यों नहीं हो रही? तो उसकी मैंने अभी आपको वजह बताई है कि सुक्रोज के अलावा बाकी जितने भी मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड हैं वो सब के सब रिड्यूसिंग शुगर्स हैं, यानी वो दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करने की सलाहियत रखते हैं और इस वजह से उस फॉर्म में ट्रैवलिंग मुश्किल हो जाएगी। और स्टार्च की फॉर्म में ट्रैवलिंग इस वजह से नहीं होती कि स्टार्च एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है और इसकी फॉर्म में ये ट्रैवलिंग पॉसिबल नहीं है। इस वजह से ट्रांसपोर्ट के लिए जो सबसे सुटेबल फॉर्म है शुगर की वो ये सुक्रोज ही है। अच्छा, यहां पर आप देखिए कि ये जो आपको फॉरवर्ड रिएक्शन दिखाई, ये तो है कंडेंसेशन रिएक्शन, जिसे डिहाइड्रेशन सिंथेसिस रिएक्शन भी कहा जाता है। सो दिस इज एक्चुअली कंडेंसेशन रिएक्शन। लेकिन इसका जो रिवर्स रिएक्शन है ये हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है। हाइड्रोलिसिस यानी अगर सुक्रोज के अंदर वाटर ऐड किया जाए इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम नोन एज सुक्रेज एंजाइम, यहां पे एक एंजाइम इन्वॉल्व होता है, सुक्रेज एंजाइम। अगर उस सुक्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में वाटर ऐड किया जाए तो सुक्रोज विल बी ब्रोकन डाउन इनटू अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा फ्रक्टोज। बिल्कुल इसी तरह से आप देखिए ये दूसरी जो एग्जांपल है माल्टोज की, माल्टोज इज फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ अल्फा ग्लूकोज एंड अल्फा ग्लूकोज। तो एक अल्फा ग्लूकोज का कार्बन 1 का OH ग्रुप दूसरे अल्फा ग्लूकोज के कार्बन 4 के OH ग्रुप के साथ इंटरेक्ट करेगा। कार्बन 1 का ये कंप्लीट OH ग्रुप कार्बन 4 के OH ग्रुप का सिर्फ हाइड्रोजन यहां से निकलकर ये वाटर फॉर्म कर लेंगे, जबकि इन दोनों ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के दरमियान एक ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बन जाएगा। और चूंकि ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फर्स्ट और फोर्थ कार्बन के दरमियान बन रहा है, इस वजह से इस ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहा जाएगा। और चूंकि इस बॉन्ड की फॉर्मेशन में हिस्सा लेने वाले जो 2 यूनिट्स थे उनमें पहला यूनिट एक अल्फा टाइप का यूनिट है, अगरचे दूसरा भी अल्फा यूनिट है, लेकिन हमेशा ये जो नेमिंग की जाती है लिंकेज की वो फर्स्ट यूनिट की बुनियाद पर की जाती है और वो लेफ्ट साइड का यूनिट होगा। तो ये चूंकि एक अल्फा यूनिट है, इस वजह से आप इस ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज को अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कह सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से ये देखिए, जैसे हमने सुक्रोज की बात की कि हाइड्रोलिसिस
के दौरान ये वाटर इसके अंदर ऐड किया जाता है। बिल्कुल इसी तरह से माल्टोस में भी आप वाटर अगर ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम नोन एज माल्टेज एंजाइम, तो इस माल्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये जो माल्टोज है ये स्प्लिट कर जाएगा इनटू 2 अल्फा ग्लूकोज यूनिट्स। माल्टोज इसे आमतौर पर माल्ट शुगर भी कहा जाता है, माल्ट शुगर। तो माल्ट शुगर कहने का ये हरगिज मतलब नहीं है कि ये माल्टे के अंदर चूंकि ज्यादा मौजूद है तो इस वजह से इसको माल्ट शुगर कहा जा रहा है। माल्टे के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। दरअसल ये शुगर माल्टिंग प्रोसेस की प्रोडक्ट है, माल्टिंग, और इस वजह से इसे माल्ट शुगर कहा जाता है। व्हाट इज माल्टिंग? एक्चुअली माल्टिंग जो है ये एक केमिकल एक्टिविटी है जो ब्रूइंग इंडस्ट्री में, जहां पर शराब वगैरह बनाई जाती है, वहां पर इस एक्टिविटी को परफॉर्म किया जाता है। इस एक्टिविटी में क्या होता है कि स्टार्च को ब्रोकन डाउन करवाया जाता है। स्टार्च उसको ट्रीट करते हैं एक एंजाइम के साथ नोन एज अल्फा अमाइलेज। तो ये एंजाइम अल्फा अमाइलेज एंजाइम ये स्टार्च को ब्रोकन डाउन करता है इनटू माल्टोज। तो ये डाइसेक्राइड चूंकि इस माल्टिंग प्रोसेस के दौरान बनती है, इस वजह से इस डाइसेक्राइड को माल्टोज का नाम दिया गया है। और ये जो प्रोसेस आप देख रहे हैं, द ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च इनटू अ डाइसेक्राइड नोन एज माल्टिंग, तो ये ब्रीविंग इंडस्ट्री में ये प्रोसेस परफॉर्म होता है, इसे कहते हैं माल्टिंग। और चूंकि ये माल्टिंग प्रोसेस की प्रोडक्ट है, इस वजह से इसको माल्ट शुगर आमतौर पर कहा जाता है। तो आप माल्टोज को या माल्ट शुगर को क्या डिफाइन करेंगे? व्हाट इज माल्टोज और माल्ट शुगर? तो आप इसको डिफाइन करेंगे कि दिस इज एन इंटरमीडिएट ऑफ स्टार्च ब्रेकडाउन, या इसी तरह से जब ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होगा तो तब भी ये एक इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल के तौर पर माल्टोज प्रोड्यूस होता है। तीसरा डाइसेक्राइड है लैक्टोज। लैक्टोज की फॉर्मेशन इस तरह से होती है कि इसमें एक बीटा ग्लैक्टोज और एक बीटा ग्लूकोज आपस में कंडेंस करते हैं। तो जो बीटा ग्लैक्टोज होगा उसके कार्बन 1 का OH ग्रुप ऊपर की तरफ होगा, और बीटा ग्लूकोज में भी कार्बन 1 का OH ग्रुप ऊपर की तरफ होगा। लेकिन यहां पर रिएक्शन किस किस के दरमियान हो रहा है? बीटा ग्लैक्टोज के कार्बन 1 का OH ग्रुप बीटा ग्लूकोज के कार्बन 4 के OH ग्रुप के साथ इंटरेक्ट करेगा, और यहां पर ग्लैक्टोज के कार्बन 1 का कंप्लीट OH ग्रुप और ग्लूकोज के कार्बन 4 के OH ग्रुप में से सिर्फ हाइड्रोजन निकलकर ये वाटर बना लेगा, जबकि कार्बन 1 ऑफ ग्लैक्टोज एंड कार्बन 4 ऑफ ग्लूकोज के दरमियान एक ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। ये जो ऑक्सीजन एटम आपको नजर आ रहा है ये दोनों कार्बन एटम्स के दरमियान में आ जाएगा। इस तरह से ये जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनेगा इसे कहा जाएगा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, क्योंकि ये कार्बन 1 और 4 के दरमियान बना है। और इसे बीटा क्यों कहा जाएगा? क्योंकि इस केस में जो फर्स्ट यूनिट था वो बीटा टाइप का यूनिट था, इस वजह से ये लिंकेज बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बन गई है। बिल्कुल उसी तरह जैसे अभी हमने सुक्रोज और माल्टोज के हाइड्रोलिसिस की बात की थी, अगर ये लैक्टोज में भी वाटर ऐड किया जाए इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम नोन एज लैक्टेज एंजाइम, तो ऐसी सूरत में आप देखेंगे कि लैक्टोज विल बी ब्रोकन डाउन इनटू बीटा ग्लैक्टोज एंड बीटा ग्लूकोज। तो अब आप देखिए इन डाइसेक्राइड में से अक्सर एमसीक्यूज बनते होते हैं। इनमें से किस तरह के एमसीक्यूज हो सकते हैं? एक तो आप ये फॉर्मेशन का जो रिएक्शन है इसको याद रखिए, इनमें आप इनके स्ट्रक्चर्स को भी याद रखिए, या फिर ये जो नेम्स हैं इनको याद रखिए। जैसे आपसे सवाल ये पूछा जा सकता है कि व्हेन अल्फा ग्लूकोज इज कंडेंस्ड विद बीटा फ्रक्टोज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी प्रोड्यूस्ड, और आपको ऑप्शन दिया जाता है मिसाल के तौर पर माल्टोज, लैक्टोज, बोथ, एनी वन, वाटर और नन ऑफ देम। यानी आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? व्हेन अल्फा ग्लूकोज इज कंडेंस्ड विद बीटा फ्रक्टोज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी प्रोड्यूस्ड। तो माल्टोज कैन बी प्रोड्यूस्ड, या लैक्टोज, या बोथ, या एनी वन, या वाटर, या नन। तो आमतौर पर ऐसा लगता है कि चूंकि इन दोनों की कंडेंसेशन से सुक्रोज बनता है, तो सुक्रोज यहाँ पर गिवन नहीं है, तो वी शुड मूव टुवर्ड्स द नन। लेकिन ये आंसर गलत हो जाएगा, आपने नन की तरफ नहीं जाना। वो क्यों? वो इस वजह से कि यहां पर गौर कीजिए स्टेटमेंट के ऊपर, मैंने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी प्रोड्यूस। तो आप देखिए कि जब ये दोनों कंडेंस करते हैं तो सिर्फ ये सुक्रोज ही तो नहीं बनता बल्कि वाटर भी तो प्रोड्यूस होता है। तो इस वजह से यहां पर कैन बी प्रोड्यूस में आप वाटर को पिक करेंगे, ये राइट आंसर होगा। आप अगर ये नन की तरफ चले गए तो ये गलत हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से
ये क्वेश्चन बाकी किसी और डाइसेक्राइड के मुतालिक भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपको ये इस तरह से इनके हाइड्रोलाइसिस टाइप के रिएक्शंस भी पूछे जा सकते हैं कि व्हेन माल्टोज इज हाइड्रोलाइज्ड विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी प्रोड्यूस्ड। अब उसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस दिए होंगे कि 2 अल्फा ग्लूकोजेस 2 बीटा ग्लूकोजेस या 1 अल्फा 1 बीटा या 1 अल्फा ग्लूकोज 1 बीटा फ्रक्टोज, इस तरह से मुख्तलिफ ऑप्शंस दिए जाएंगे। तो माल्टोज अपॉन हाइड्रोलिसिस गिव राइज 2 अल्फा ग्लूकोजेस। सिमिलरली लैक्टोज, इसकी भी हाइड्रोलिसिस के लिहाज से क्वेश्चन हो सकता है कि अगर ये हाइड्रोलाइज हो तो क्या इंग्रेडिएंट्स यहाँ से रिलीज होंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं, इनके ऊपर तवज्जो रखने की ज़रूरत है। इसके अलावा यहाँ से कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। तो उन शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से आपने ये याद रखना है कि आपसे इन तीनों में से किसी भी डाइसेक्राइड की फॉर्मेशन या फिर उनका ब्रेकडाउन पूछा जा सकता है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए शॉर्ट क्वेश्चन में कि डिस्क्राइब या एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ सुक्रोज, तो आपने वर्डिंग के अंदर ये फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करना है। फिर आपको ये डायग्राम बेशक आप शॉर्ट क्वेश्चन में ड्रॉ ना भी करें तो फिर भी चल जाएगा। और इसी तरह से अगर आपसे डिस्क्राइब या एक्सप्लेन करने को कहा जाता है कि माल्टोज को आप डिस्क्राइब या एक्सप्लेन करें या फिर लैक्टोज को, तो इन तीनों केसेस में आपको वर्डिंग के अंदर ये डिस्क्रिप्शन देनी होगी। लेकिन समटाइम शॉर्ट क्वेश्चन में कुछ इस तरह से पूछा जाता है कि ड्रॉ द फॉर्मेशन ऑफ सुक्रोज या ड्रॉ द फॉर्मेशन ऑफ माल्टोज या ड्रॉ द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टोज। तो ऐसी सूरत में आपको ये रिएक्शंस इस तरह से ड्रॉ करना होगा, फिर इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आपने केयरफुल रहना है कि शॉर्ट क्वेश्चन में आपको ये फॉर्मेशन ड्रॉ करने को कही जा रही है या फिर आपको एक्सप्लेन करने को कही जा रही है। और बाज़ औक़ात शॉर्ट क्वेश्चन में इन डाइसेक्राइड के स्ट्रक्चर ड्रॉ करने को भी कहा जाता है। मिसाल के तौर पर आपसे ये कहा जा सकता है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज, तो फिर ये पूरे का पूरा रिएक्शन ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको जस्ट ये सुक्रोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होगा। बिल्कुल इसी तरह से माल्टोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने को भी कहा जा सकता है या फिर लैक्टोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने को भी कहा जा सकता है। और समटाइम इनके अंदर मौजूद ये जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेजेस हैं, इन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेजेस को ड्रॉ करने को कहा जाता है, तो तब भी आपको ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करने होंगे। ऐसी सूरत में आपको पूरी फॉर्मेशंस ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आपने देखना है कि किस अंदाज में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसके मुताबिक आपने इस शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर देना है। Dear viewers, thank you for watching this video. If you have not subscribed this channel, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.